हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, या फिर इसे नेटिविटी ऑड के नाम से भी जानते हैं, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम की पब्लिकेशन ईयर और पब्लिकेशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो पोएम है इसे नेटिविटी ऑड के नाम से भी जाना जाता है। नेटिविटी का मतलब है बर्थ यानी कि जन्म। तो ये जो पोएम है क्राइस्ट के बर्थ के बारे में लिखी गई है। उनके जन्म के समय जो पूरा एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स है वो कैसे थे, जो नेचुरल सिनेरियो है उसमें सन, मून, नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा का क्या रोल था। तो ये जो ऑड है ये 1629 में लिखी हुई है और इसको बाद में 1645 में मिल्टन के खुद के नाम की पब्लिकेशन का जो पोएम का कलेक्शन है उसमें पब्लिश किया गया था। और ये जो पोएम है मिल्टन ने अपने 21st बर्थडे के ओकेजन पे लिखी थी, ताकि वो अपनी जो एडल्ट्री है उसको एन्जॉय करने के बारे में लिख सके। और इसके साथ साथ में जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसके कॉमेमोरेशन में यानी उसकी याद में ये पोएम लिखी हुई है। जो पोएम है उसमें अलग अलग थीम्स हैं, जो एजेस हैं, सेंचुरीज़ हैं, और जो रिलीजन है उसमें जितना भी शो ऑफ आ चुका था तो उससे रिलेटेड है कि जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो ये सब चीज़ें उस रिलीजन से या क्रिश्चियनिटी से हट गई। ये जो पोएम है क्राइस्ट के बारे में जो लिखी हुई है ये मिल्टन की जितनी भी ग्रेट राइटिंग्स हैं उनमें से एक मानी जाती है। और क्राइस्ट के जन्म के बारे में और जितने भी जो धरती पर जो पैगन पावर्स जो थी उनको ओवरथ्रो यानी कि हटाने के बारे में। पैगन पावर्स का मतलब कुछ ह्यूमंस ने क्रिश्चियनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने अपने थॉट्स के द्वारा। तो उससे रिलेटेड ये पोएम है। ये जो पोएम है ये क्राइस्ट के जन्म के साथ साथ में उनकी क्रूसिफिकेशन यानी कि जो उनको लटका दिया गया था और उनकी डेथ से भी थोड़ा रिलेट करती है। जो पोएम है इसमें हम कई सारे नेचुरल इमेजेस भी देखते हैं, शुरू से ही देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। जो पोएम है इसमें मैंने बताया कि सन, स्टार, मून और नेचर का जो जनरल वे है या सराउंडिंग्स है उसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा, और उनके रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस भी हमें पढ़ने को मिल जाएंगे कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब नेचुरल सिनेरियो में ये इन चीज़ों का क्या क्या योगदान था। जो पोएम है फिर लास्ट में इस चीज़ पे मूव ऑन करती है कि फ्यूचर में ये वर्ल्ड कैसा होगा, तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करती है। और लास्ट में ये बताती है कि जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो धरती पे क्या होगी, सिर्फ पीस होगी, सिर्फ शांति होगी, और कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। जब तक क्राइस्ट ज़िंदा है या ज़िंदा रहेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। पहले क्राइस्ट को इसके लिए मरना होगा, और इसके बाद में ये जो डार्कनेस है वर्ल्ड में जो फैली हुई है, यानी कि लोग जो हैं वो अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए, रिलीजन के लिए, ट्रू रिलीजन के लिए। तो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए लोगों को क्राइस्ट को पहले मरना होगा, और फिर उसके बाद में ये जो पैगन पावर्स हैं वो यहाँ से ओवरथ्रो हो जाएंगी। और यहाँ पे जो ओल्ड गॉड्स हैं, मतलब जो पैगन्स हैं, जो मोहम्मद या प्रॉफिट्स हैं, या जो धर्म के अपने आप को ज्ञाता बताते हैं, तो वो यहाँ से कहाँ पर चले जाएंगे, हेल में चले जाएंगे। और बाकी जितनी भी उनकी लाइफ होगी या रेस्ट टाइम जितना भी होगा उनका, उनको वहाँ पर वहीं स्टे करना होगा, उस हेल में ही स्टे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी। फिर पोएम का स्ट्रक्चर जो है वो ऑड स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ऑड फॉर्म में। तो ऑड क्या होती है, एक लिरिक पोएम होती है। लिरिक पोएम का मतलब कि जिसको सिंगिंग के साथ में या म्यूज़िक के साथ में गाया जा सके, ठीक है। तो और इसका जो आइडिया है या इसका जो थॉट है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी एक आइडिया को या फिर किसी एक इंसिडेंट को कन्वे कर सकता है। एंशंट ग्रीस जो था उसमें
ऑड्स जो हैं वो जनरली म्यूज़िक के साथ में ही गाया जाता था। और जो पोएम होती थी उनको म्यूज़िक के साथ में अकम्पनी किया जाता था। अब जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 सेक्शंस में हम पूरी पोएम को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो प्रीफेस माना जाएगा और सेकंड जो सेक्शन है वो हाइम का माना जाएगा। प्रीफेस का मतलब इंट्रोडक्शन और हाइम का मतलब स्तुति या प्रेज़ करना। तो प्रीफेस में 4 स्टेंजास हैं और बाकी जो मेजर पार्ट है वो हाइम का है, जिसमें क्राइस्ट की प्रेज़ करते हैं मिल्टन। तो वो 27 स्टेंजाज में हाइम फैला हुआ है। प्रीफेस जो है वो शुरू के 4 स्टेंजाज में ही है। जो अलग अलग लेंथ है उसको हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं कि जो प्रीफेस है उसमें 7 लाइन्स हैं और जो हाइम है उसके हर एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। तो प्रीफेस में हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है एक्सेप्ट लास्ट 7th लाइन जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी हुई है। आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी हुई है लास्ट वाली लाइन। और जो हाइम है उसके 8 में अलग अलग 8 लाइन्स में अलग अलग जो मीटर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो पहले में और दूसरी लाइन में ट्रायामीटर है, फिर पेंटामीटर, फिर अगेन इसी टर्सेट को रिपीट करके 2 टर्सेट आएंगे इसमें और लास्ट में एक कपलेट आएगा। तो शुरू के जो 2 टर्सेट हैं उसमें सिमिलर मीटर रहेगा और लास्ट का जो कपलेट है उसमें अलग अलग मीटर हमें देखने को मिलेगा। तो लास्ट की 7th लाइन में टेट्रामीटर और 8th में हेक्सामीटर हमें देखने को मिलेगा। आयम का मतलब ये होता है कि जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें कई वर्ड्स हम स्ट्रेस देकर बोलते हैं और कई वर्ड्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो उन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको आयम बोला जाता है। तो दो जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड मिलकर एक कपल बनाते हैं उसको आयम बोला जाएगा यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं पोएम की तरफ। जो प्रीफेस है सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि प्रीफेस में क्या लिखा हुआ है। तो प्रीफेस में दिस इज़ द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न वेर इन द सन ऑफ हेवंस इटर्नल किंग ऑफ वीडेड मेड एंड वर्जिन मदर बॉर्न। कि यही वो मंथ और यही वो हैप्पी मॉर्निंग है जब हेवन के इटर्नल किंग यानी कि गॉड के सन का इस वर्ल्ड में बर्थ यानी कि जन्म हुआ था। अब यहाँ पर हेवंस इटर्नल किंग का मतलब गॉड से आया है कि जो क्रिश्चियन ट्रिनिटी का जो रूल है उसमें बताया गया है कि गॉड एक ही है जो कि फादर के रूप में है। और सेकंड जो फादर और सन जो है उनको जीसस क्राइस्ट बताया गया है। और होली स्पिरिट जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सन की फॉर्म में जो जीसस क्राइस्ट है उनका यहाँ पर बर्थ हुआ है। और किससे? वर्जिन मैरी जो कि उनकी मदर मानी जाती है उनसे उनका बर्थ हुआ है। और ग्रेट रिडेम्पटेशन फ्रॉम अबाउट इट ब्रिंग फॉर सो द होली सेजेस वंस डिड सिंग। कि एक बार या एक समय में जब जो होली सेजेस है या जो क्रिश्चियनिटी में जितने भी जो होली सेंट्स है उन्होंने एक बार जो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन किया था कि क्राइस्ट का जन्म होगा। तो क्राइस्ट का जन्म किस लिए हुआ है? रिडेम्पटेशन के लिए, यानी कि यहाँ से जो अर्ली जो साइकिल है उससे मुक्ति दिलवाने के लिए, उससे रिलीज़ करवाने के लिए लोगों को क्राइस्ट का जन्म हुआ है। That he or deadly forfeit should release and with his father work us a perpetual peace। कि जो जितने भी हमने पाप किए हैं इस वर्ल्ड में, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जितने भी सिंस किए हैं उनसे, उनकी फैटल पनिशमेंट से उन्हें क्या करवाएंगे? लोगों को रिलीज़ करवाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे और अपने फादर के साथ में यानी कि गॉड के साथ में मिलकर जो ये वर्ड है और यहाँ के लोग हैं उनको कंटिन्यूअस पीस में डाल देंगे या इस वर्ड को क्या करेंगे? शांतिपूर्ण बना देंगे, पीसफुल बना देंगे इस अर्थ को। सेकंड है प्रीफेस में दैट ग्लोरियस फॉर्म दैट लाइट अनसफरेबल एंड दैट फार बीमिंग ब्लेज ऑफ मैजेस्टी वेयर विथ ही वॉन्ट एट
हेवंस हाई काउंसिल टेबल टू सिट द मिडेस्ट ऑफ ट्राइनल यूनिटी, कि वो क्राइस्ट जो ग्लोरियस फॉर्म में है, वो क्राइस्ट जो ऐसी लाइट की फॉर्म में है जो कि लाइट क्या है, अनसफरेबल है, और वो क्राइस्ट जो मैजेस्टी की लाइट के फॉर्म में है या शाइन के फॉर्म में है, और वो क्राइस्ट जो हेवन की हाई काउंसिल टेबल यानी न्याय की जो कुर्सी है उसके बीच में ट्राइनल यूनिटी यानी कि फादर गॉड के फॉर्म में, सन क्राइस्ट के फॉर्म में, और होली स्पिरिट जो तीन यूनिटी हैं उनके बीच में ना बैठकर उसको असाइड कर दिया क्राइस्ट ने। किस लिए या किस वजह से? सिर्फ इस वजह से, हेयर विथ अस टू बी, ताकि वो हमारे साथ आ सके। फॉरसुक द कोर्ट्स ऑफ एवरलास्टिंग डे, कि उन्होंने अबेंडन कर दिया या छोड़ दिया, त्याग दिया किसको? कि उस एवरलास्टिंग डे के कोर्ट्स को या उस हेवन के कोर्ट्स को त्याग दिया, न्याय को छोड़ दिया वहाँ के, और चूज विथ अस अ डार्कसम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले, और हमें यहाँ पर सॉल्वेशन के लिए और पीस के लिए इस वर्ड में आए, ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके, मुक्ति का रास्ता दिखा सके, इंस्पायर कर सके हमें अच्छे काम करने के लिए। से हेवनली म्यूज शैल नॉट दाई सैक्रेड वेन अफोर्ड अ प्रेजेंट टू द इन्फेंट गॉड। अब जो मिल्टन है वो हेवनली म्यूजिक से एक रेथोरिकल क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास जो इन्फेंट गॉड है यानी छोटे जो जीसस क्राइस्ट है बेबी फॉर्म में, उनको प्रेजेंट करने के लिए या उनके वेलकम में गाने के लिए कोई भी होली म्यूज़िक या कोई भी होली कंपोजिशन नहीं है? हैज़ दाउ नो वर्स, नो हाइम, नो सोलमन स्ट्रेन टू वेलकम हिम टू दिस हिज न्यू अबॉट, कि उनके इस नए घर में स्वागत करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी ऐसी सिंगल म्यूज़िक नहीं है या सिंगल वर्स नहीं है जिससे तुम उनका वेलकम कर सको। नाउ वाइल द हेवन, कि जब वो हेवन में थे, बाय द सन स्ट्रीम अनट्रॉड, तो जब वो इस धरती पर आ रहे थे तो जो सन की टीम है यानी कि उनका जो चैरियट है, तो पूरी टीम उसको बोला गया है, तो वो टीम क्या है, पाथलेस हो गई है। अनट्रॉड का मतलब पाथलेस। तो वो जो क्राइस्ट की अप्रोच है या क्राइस्ट की जो ब्राइट लाइट है उसको भी देख नहीं पाई, हैथ टुक नो प्रिंट ऑफ द अप्रोचिंग लाइट एंड ऑल द स्पैंगल होस्ट कीप वॉच इन स्क्वाड्रंस ब्राइट, कि जो सन है उसकी टीम तो देख ही नहीं पाई। स्पैंगल होस्ट यहाँ पे स्टार्स के लिए आया है। स्पैंगल का मतलब होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो चमक रहे हों, तो जो स्पैंगल्ड होस्ट यानी कि जो स्टार्स हैं वो भी इस यूनिट को या इस लाइट को देख नहीं पाए, जो कि ब्राइट लाइट इस वर्ल्ड में अप्रोच हो रही थी, यानी कि क्राइस्ट का जो जन्म हो रहा था। तो सन और इवन द स्टार्स वो भी उनकी ब्राइट लाइट से क्या कर रहे थे, शाई कर रहे थे या शर्मा रहे थे। नेक्स्ट है, सी हाउ फ्रॉम फार अपॉन द ईस्टर्न रोड द स्टारलाइट विजर्ड्स हैस्ट विद ऑर्डर स्वीट पुर एंड प्रिवेंट दैम विद दाई हम्बल ऑड एंड ले इट लोली एट हिज ब्लेस्ड फीट, कि जो स्टार्स हैं उन्होंने कुछ मैजिशियंस को भेजा है ताकि वो बेबी क्राइस्ट को इस वर्ल्ड में बर्थ लेने पर ग्रीट कर सके, उनका वेलकम कर सके यहाँ पर। तो जो मिल्टन है वो अपने अंदर की म्यूज़ को, अपने अंदर की पोएटिक क्रिएशन को एनकरेज करते हुए कहते हैं कि तुम जाओ और जो स्टार्स हैं जिन्होंने उन मजिशियंस को भेजा है तो उनको रोको, उनको प्रिवेंट करो, और अपनी ऑड को क्राइस्ट के बेबी फीट में जब उन्होंने बर्थ लिया है तो उनके वेलकम में तुम अपनी क्रिएशन जाकर उनके ब्लेस्ड फीट में रखो, और हैव द ऑनर फर्स्ट दाई लॉर्ड टू ग्रीट, तुम वो ऑनर प्राप्त करो कि तुम्हें वो सम्मान मिले कि तुमने अपने लॉर्ड को सबसे पहले ग्रीट किया है, सबसे पहले इस वर्ल्ड में वेलकम किया है। एंड जॉइन दाई वॉइस अनटू द एंजल कोर
फ्रॉम आउट हिज सीक्रेट ऑल्टर टच्ड विथ हॉलोड फायर। और तुम जाओ और अपनी वॉइस को उन एंजल्स की वॉइस के साथ में मैच करो जो उस हेवनली वॉइस से निकल रही है, उस सीक्रेट ऑल्टर से निकल रही है, उस वेदी से निकल रही है, उस होली प्लेस से निकल रही है जहाँ से क्राइस्ट का जन्म हुआ है और जहाँ से वो एंजल्स एक कोरस में एक साथ म्यूजिकल सिंगिंग कर रही है। तो तुम उसके साथ जाकर तुम मेरी जो म्यूज़ है, तुम मेरी जो वर्स है उसके साथ में उन एंजल्स की प्रेज के साथ में जाकर मिंगल हो जाओ। आगे है जो हाइम का सेक्शन है, स्टैंजा 5 से लेकर 31 तक एक्सटेंडेड है। तो उसकी नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ। इट वॉज द विंटर वाइल्ड while the heaven born child, all meanly wrapped in the rude mingle eyes, nature in awe to him had doffed her gaudy trim। कि ये विंटर सीजन था जब हेवन से उतरे हुए या हेवनली चाइल्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और ये जो वर्ड जितनी भी मीन यानी कि जो चीप थिंग्स हैं या बेकार की वस्तुएं जिनसे ये कवर थी, रैप थी, वो मेंगर का मतलब होता है टर्फ या नान जिसमें जानवर पानी पीते हैं या चारा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को नेचर ने क्या किया, उस हेवन बॉर्न चाइल्ड के वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए उसको इन सब गॉडी थिंग्स को यानी शो ऑफ वाली थिंग्स को उतार कर फेंक दिया। डॉफ डॉफ यानी उतार कर डाल देना। With her great master so to sympathize, it was no season then for her to wanton with the sun, her lusty paramour। कि इसके बाद में इसका रीज़न जो जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं नेचर की वो उतार के फेंक देने का मतलब या रीज़न ये है कि जो उसका मास्टर है, जो उसका मेकर है, उससे सिंपथाइज करना, उसका वेलकम करना, यही रीज़न था। और इसके बाद में उसके लिए कोई भी सीज़न रिमेनिंग नहीं है जिसके लिए वो अपने लस्टी लवर की, जो सन है उसको नेचर का लस्टी लवर बताया गया है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है या लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है अर्थ पे, तो नेचर जो है वो ब्लॉसम होना शुरू हो जाती है, फ्लावर्स और ट्रीज़ ग्रो होना शुरू हो जाते हैं अर्थ पे। तो इसके बाद में जब खुद गॉड इस अर्थ पर आ गए हैं तो सन की कोई भी रिक्वायरमेंट इस नेचर को नहीं रही है। तो इस सन को नेचर ने गुड बाय बोल दिया। ओनली विथ स्पीचेस फेयर शी वूज द जेंटल एयर टू हाइड हर गिल्टी फ्रंट विथ इनोसेंट स्नो, एंड ऑन हर नेकेड शेम पॉल्यूट विथ सिंफुल ब्लेम। कि अब जब नेचर ने अपनी जितनी भी गॉडी थिंग्स है या शो वाली थिंग्स है, जितने भी ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट मीन्स कि जितने भी नेचुरल सिनेरियो हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो स्नो टाइम में क्या है, वो डिके हो जाते हैं या फॉल हो जाते हैं। तो विंटर टाइम में क्या होगा कि जो एयर है तो उसको वू कर रही है, उसको मना रही है नेचर कि उसकी जो अशेम्ड फीलिंग है कि अब वो नेकेड हो चुकी है, तो उसकी शेम को छुपाने के लिए वो एयर से रिक्वेस्ट करती है कि उसको फिल कर दे, किससे, स्नो से फिल कर दे। और जितने भी उसने इनोसेंट एक्ट किए हैं या सिंफुल एक्ट्स किए हैं तो उसको क्या करे, उसको कवर कर दे या ढक दे। फिर द सैंडली वेल ऑफ मैडन वाइट टू थ्रो कन्फाउंडेड दैट हर मेकर्स आइज शुड लुक सो नियर अपॉन हर फॉल डिफॉर्मिटीज़। कि अब वो रिक्वेस्ट करती है कि वो जो स्नो है वो किसकी तरह काम कर रही है, जैसे कोई न्यूली वेड ब्राइड है, दुल्हन है, और उसका फेस जो है वो वेल से यानी कि पर्दे से ढका हुआ है, और जितने भी उसके सिंस हैं, जितनी भी उसकी अगलीनेस है, वो उसके मेकर के यानी कि गॉड के आइज़ के सामने से क्या हो जाए, अगलीनेस उसकी कवर हो जाए। तो जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है, और इसी वजह से वो उस जेंटल एयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको वाइट स्नो से कवर कर दे, ताकि वो जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, जितनी भी अगलीनेस है उसकी मेकर के आइज़ के सामने ना आ पाए।
But he her fears to seize sent down the meek-eyed peace she crowned with olive green comes softly sliding down through the turning sphere. कि जब गॉड ने देखा that nature is fearful of her acts और she is being scolded और chided by God, तो गॉड ने क्या किया, उसके फियर को सीज करने के लिए, कम करने के लिए पीस को इस वर्ड में भेजा। और पीस की जो आइस है वो काफ़ी ज़्यादा डीप और काम थी और उसने ऑलिव ग्रीन कलर का क्राउन पहना हुआ था। और जो जब वो इस हेवन से डाउन इस वर्ल्ड में आई तो उसने सॉफ्टली यानी बहुत आराम से उस हेवन से इस वर्ल्ड में स्लाइड किया। हिज रेडी हार्बिंगर विथ टर्टल विंग द अमोरस क्लाउड्स डिवाइडिंग, कि उसके रेडी हार्बिंगर यानी कि जो किसी काम को या किसी भी चेंज को इनिशिएट करता है, प्रीकर्सर होता है, उसको हार्बिंगर बोला जाता है। तो उसका जो इनिशिएटर था, तो उन्होंने क्या किया, अपने टर्टल विंग्स यानी छोटे पंखों से जो बहुत डेंस क्लाउड्स थे उनको डिवाइड किया और इस वर्ड में वो मीक पीस जो है, मीक आइड पीस जो है वो इस धरती पर या इस वर्ड में आई। एंड वेविंग वाइड हर मार्टेल वैंड शी स्ट्राइक अ यूनिवर्सल पीस थ्रू सी एंड लैंड। और मार्टेल एक काइंड ऑफ प्लांट और वैंड माने छड़ी, तो उस पेड़ से बनी हुई छड़ी को वेव किया इस वर्ड में पीस ने। और इस वर्ड में उस छड़ी को घुमाते ही सी और लैंड यानी कि वाटर और अर्थ दोनों जगह पे पीस फैल गई। यानी कि वर्ड में गॉड ने अपना एंजल भेजा पीस के फॉर्म में, पीस नाम का एंजल भेजा और ये जो पूरा वर्ड है वो उसके आने से, उस एंजल के आने से पूरा वर्ड पीस के अंदर चला गया। यानी कोई भी वॉर नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, चारों तरफ शांति ही शांति थी। नेक्स्ट है, नो वॉर और बैटल साउंड was heard the world around, the idol spear and shield was high up hung। कि जब क्राइस्ट का जन्म इस वर्ड में हुआ तो कोई भी वार या कोई भी बैटल साउंड इस वर्ड में सुनाई नहीं दिया। और जो स्पीयर यानी कि भाला और शील्ड जिससे किसी भी अटैक को रोका जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट वर हाई अप हंग, कि वो ऊपर हवा में ही रुक गए। द हुक्ड चैरियट स्टूड अनस्टेन्ड विथ हॉस्टाइल ब्लड। और जो चैरियट था, जो रथ थे जिस पे लोग चढ़कर वॉर किया करते थे, लड़ाई किया करते थे, तो वो चैरियट भी रुक गए झुके हुए, वो झुके हुए क्या हुए, रुक गए। अनस्टेन्ड यानी कि उन पे कोई भी निशान नहीं था, कोई भी स्टेन नहीं था। विथ हॉस्टाइल ब्लड, कि किसी भी खून खराबे का कोई ब्लड स्टेन उस पर दिखाई नहीं देता था। द ट्रम्पेट स्पेक नॉट टू द आर्म्ड थ्रॉन्ग, कि अब कोई भी ट्रम्पेट की साउंड इस वर्ड में नहीं सुनाई दे रही थी उस क्राउड के लिए जो कि युद्ध करने के लिए तैयार थी, लड़ाई करने के लिए तैयार थी। एंड किंग्स सैट स्टिल विथ ऑफुल आइज, कि और जो किंग्स थे जो उस वॉर को क्या कर रहे थे, आगे कर रहे थे, चला रहे थे, तो वो भी क्या हुए, स्टिल यानी शांत बैठ गए। और ऑफुल आइज, कि उनकी आंखों में डर था, किसका, उस गॉड का डर था। एज इफ दे श्योरली न्यू देयर सॉवरेन लॉर्ड वाज बाय, कि जैसे कि मानो उनको पता हो कि उनका जो सॉवरेन यानी कि हाईएस्ट किंग है, मैजेस्टी है, लॉर्ड जो है वो आने ही वाला है, तैयार है। But peaceful was the night wherein the Prince of Light his reign of peace upon the earth began, कि वो नाइट जब प्रिंस ऑफ लाइट यानी डार्कनेस को अवॉइड करके या डार्कनेस को इस वर्ड से हटाकर प्रिंस ऑफ लाइट यानी कि इटर्नल किंग के सन और उनके प्रिंस जीसस क्राइस्ट का उस नाइट में, उस पीसफुल नाइट में जन्म हुआ। और उनके जन्म के साथ ही इस वर्ड में
इस अर्थ पर पीस की भी बिगिनिंग हुई। द विंड्स विथ वंडर वेस्ट स्मूथली द वाटर किस्ट, कि जो विंड है वो स्लोली हल्के से ब्लो हो रही थी और उससे लाइट विसिल की साउंड क्रिएट हो रही थी। और जब वो ओशन के ऊपर से ब्लो हो रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ या आराम से चल रही थी। विस्परिंग न्यू जॉयस टू द माइल्ड ओशन, और जब वो विंड जो है वो ओशन के ऊपर से ब्लो हो रही थी तब मानो ऐसा लग रहा था कि वो नए जॉय या इस वर्ल्ड में नए एरा की बिगिनिंग को इस इंफॉर्मेशन इस ओशन को दे रही हो। हु नाउ हैथ क्वाइट फॉरगॉट टू रेव वाइल्ड बर्ड्स ऑफ काम सिट ब्रूडिंग ऑन चार्म्ड वेव, और जो ओशन है वो माइल्ड या काम इसलिए लग रहा था कि मानो उसने फॉरगॉट कर लिया हो या भूल गया हो वाइल्ड होना। रेव मीन्स बिकमिंग वाइल्ड, तो वाइल्ड होना मानो वो भूल गया हो। और जो बर्ड्स हैं वो उस काम जो ओशन है उसकी वेव्स पे आराम से थॉटफुली वहाँ पर बैठे थे और आराम से उन वेव्स को देख रहे थे। द स्टार्स विथ डीप अमेज स्टैंड फिक्स्ड इन स्टीड फास्ट गेज, कि जो स्टार्स हैं वो क्राइस्ट की विजन के साथ में उनको देखकर उनके सिर्फ एक झलक के साथ में वो इतने ज़्यादा सरप्राइज हुए या इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए उनसे कि वो अपनी एक जगह पे डटे रहे और उनको देखते रहे और बेंडिंग वन वे, और एक तरफ झुके रहे क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड विल नॉट टेक देयर फ्लाइट फॉर ऑल द मॉर्निंग लाइट, और सुबह सनलाइट हो गई लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और ल्यूसीफर दैट ऑफन वॉर्न देम दैट्स, और ल्यूसीफर यानी सन, यहाँ पे सन के लिए आया है, उसने कई बार स्टार्स को वॉर्न किया दैट इट इज़ हाई टाइम टू लीव, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिले, वो वहाँ पे डटे रहे। बट इन दियर ग्लिमरिंग ऑब्स did glow until their lords himself be spake and bid them go, और वहाँ पर वो ग्लिमरिंग ऑब्जेक्ट वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट वहाँ पे डटे रहे अपनी ग्लो अपनी चमक के साथ में। कब तक? जब तक कि ऑलमाइटी गॉड खुद उनसे नहीं बोलते जाने के लिए, जब तक ऑलमाइटी गॉड ने उनको अलविदा नहीं कहा, जब तक उनको जाने के लिए नहीं कहा, तब तक वो स्टार्स वहाँ पर रुके रहे। लास्ट 11th स्टैंजा है, एंड दाउ द शेडी ग्लूम हैड गिवन डे हर रूम, कि जो ग्लूम थी इस वर्ल्ड में, जो दुख छाया हुआ था या जो उदासी छाई हुई थी, उसकी जगह अब डे लाइट ने ले ली। और द सन हिमसेल्फ विद हेल्ड हिज वॉन्टन स्पीड, और जो सन है उसने भी अपनी हाई स्पीड को विद हेल्ड यानी रोक लिया। क्यों? एंड हिड हिज फेस ऑफ शेम एज हिज इन्फीरियर फ्लेम, और अपना चेहरा शर्म के मारे छुपा लिया अपनी इन्फीरियर अपनी धुंधली चमक की वजह से, अपनी धुंधली लाइट की वजह से। द न्यू एनलाइटन्ड वर्ड नो मोर शुड नीड, ही सॉ अ ग्रेटर सन अपीयर दैट हिज ब्राइट थ्रोन और बर्निंग एग्जाल्ट्री कुड बियर, कि उसने देखा कि एक नया सवेरा या एक नई लाइट इस वर्ल्ड में जली है या इस वर्ल्ड में अपीयर हुई है, तो अब इस वर्ल्ड को सनलाइट की और आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो सनलाइट है यानी गॉड की जो लाइट है वो सनलाइट के सामने इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि उसको सन को भी बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब एग्जाल्टेड यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, इतनी पावरफुल है कि सन भी उसको बेयर नहीं कर सकता। तो ये जो हाइम के आज हमने 7 स्टैंजास पढ़े हैं, इसका कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, कि इन 7 स्टैंजास में मिल्टन ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है क्राइस्ट के बर्थ को शो करने के लिए, और इनएनिमेट नेचर जो है वो उसको एक ग्लैमरस वुमेन की तरह दिखाया है, जिसमें वो अपने जितने भी शौक हैं वो गॉड के अप्रोचिंग पे या क्राइस्ट के बर्थ पे अपनी ज्वेलरी और अदर फाइन थिंग्स है उनको हटा देती है, और जो विंटर है उसको अप्रोच करने के लिए बोलती है, और नेचर खुद को प्रिपेयर करती है, खुद का मेकअप करती है स्नो के साथ में क्राइस्ट के बर्थ पे या क्राइस्ट के कमिंग पे।
सन को भी नेचर का लस्टी लवर यहाँ पर बताया गया है और सन जो है वो बहुत इगोस्टिक यहाँ पे शो किया गया है। जो क्राइस्ट फर्स्ट अपीयर होते हैं तो वो पहले अपना एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उस न्यू लाइट के सामने अपने एग्जिस्टेंस को छोटा पाकर वो भी छुप जाता है। फिर उसके बाद में जो पीस है उसको भी एक एंजल के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसके पंख हैं और जिसको गॉड के द्वारा भेजा गया है इस वर्ल्ड में, और जिसके हाथ में मार्टेल की वेंड है यानी छड़ी है, और इस वर्ल्ड में वो पीस लेकर आती है और एक विमेन की तरह है जो इस किंगडम में, गॉड के इस किंगडम में पीस को फैलाती है। और लास्ट में जो क्रिश्चियनिटी है उसका फेथ या उसको रेलेवेंस बताया गया है कि ये जितनी भी यहाँ पे डार्कनेस या ग्लूमिनेस फैली हुई थी और स्ट्रेंज थिंग्स वहाँ पर फैली हुई थी, वो लिटिल बेबी या बेबी क्राइस्ट के आने पर जो सन है उसकी लाइट को धुंधला करके इस वर्ल्ड में नई रोशनी या नया सवेरा लेकर आती है। तो इसके साथ में आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।